हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? अ, आज से हमारी क्लास शुरू हो जाएगी फाइनली बीपीएससी शिक्षक भर्ती की। गुड मॉर्निंग। एम आई ऑडिबल प्रॉपरली? आप सभी को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है आप सभी के लिए? निक्की सिंह, राजनंदनी, सुप्रिया सिंह, सत्येन, फरहीन, आशीष रंजन, नीतू कुमारी, अनिरुद्ध, शंभू कुमार, मनीष कुमार, सुप्रिया सिंह, मंजारी श्रीवास्तव, विकास कुमार, संभव कुमार, निखत, काजल भटनागर, रविंद्र कुमार मौर्य, सुमन कुमारी। सो फाइनली आज से आप लोग की क्लास शुरू होने वाली है। कैसे हैं आप सभी? बाकी सब्जेक्ट की तैयारी कैसी चल रही है? तबीयत मेरी पहले से बेटर है। एक्चुअली मेरे को चिकन पॉक्स हो गया था, तो जिसकी वजह से मेरी क्लासेस पूरा डिले हो गई। तो 10 दिन लग गया मेरे को। पूरी तरीके से तो ठीक नहीं हूँ, बट हाँ ठीक है, पहले से बेटर हूँ। फीवर वीवर आता रहता है डेली। अब बेटर हूँ मैं पहले से। हाँ जी, थैंक यू न्यूटन जी, थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग अस। आप लोगों ने मेरा काफ़ी टाइम इंतज़ार किया। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आप सभी से ये है कि पूरा 1 वीक निकल गया है। आई कैन से कि मंडे से सैटरडे एंड ट्यूसडे एंड नेक्स्ट मंडे, यानी कि लगभग आपके 8 दिन क्लासेस नहीं हुई हैं। तो इन 8 दिन की जो क्लासेस है, मैं चाहती हूँ कि आपको मैं एक्स्ट्रा क्लास प्रोवाइड कराऊँ। तो आप लोग अपने म्यूचुअल डिसीजन से मुझे बता देना कि किस टाइम आप सभी लोग फ्री हो, यानी कि हमें ऐसे टाइम पे क्लास करनी है जिस टाइम पे आपका बीपीएससी का यूट्यूब सेशन भी ना हो और जिस टाइम पे आपका शिक्षक भर्ती का पेड बैच का भी सेशन ना हो। ठीक है? तो आज तो मैं 1 घंटे की ही क्लास लूँगी और आप लोग आराम से डिसाइड कर लेना और मुझे बता देना कि कितने बजे आप लोग कंफर्टेबल हो, तो उस टाइम पे 1 घंटा क्लास मैं आपको और पढ़ा दूँगी, ठीक है? सैटरडे, संडे दिन में 3 से 4 घंटे ले लो। डियर, संडे में मैराथन क्लासेस होती है ना हमारी, ऑलरेडी 4 घंटे, सो इट्स इम्पॉसिबल। नो नीड टू टेक एक्स्ट्रा क्लास। ओके, थैंक यू। ओह, थैंक यू। थैंक यू सुशांत। चलो, डेली मॉर्निंग में 7 बजे। धनजीत जी, अपने घर से स्टूडियो तक आना भी है, तो 7 बजे तक के कैसे आएंगे? अभी तबीयत भी इतना ठीक नहीं है कि सुबह 7 बजे आ जाए। हाँ, फिर दूसरी क्लास 10 बजे लें। मैं खुद डिसाइड कर लूँगी। चलो, मैं पहले टाइम देखती हूँ आपका पेड बैच का कितने बजे चल रहा है सभी का, और यूट्यूब कैसे चल रहा है। फिर मैं उनमें से आपको कुछ स्लॉट दूँगी, फिर उसमें से आप डिसाइड करना। 4 स्लॉट में से कोई एक डिसाइड करना या 2 में से कोई एक, है ना? चलो। ओके, फाइन एवरीवन, थैंक यू। चलिए, कोई बात नहीं। तो आज क्लास को शुरू करते हैं और मैं ये चैट को कर देती हूँ प्राइवेट। ओके, फाइन। सो चैट मैंने प्राइवेट कर दिया। अब आप एक दूसरे के मैसेजेस नहीं देख सकते हैं। अब सिर्फ बात मेरे से होगी और किसी को कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। फाइनली, चलो, थैंक यू एवरीवन। अब क्लास शुरू करते हैं, टाइम ज़्यादा आपका वेस्ट नहीं करेंगे। सो आज पहली क्लास है हमारी, इंट्रोडक्शन क्लास है। और इंट्रोडक्शन क्लास में सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं और थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन, जो जो पॉइंट्स हम यूज़ करेंगे उनके बारे में। बेसिकली अगर मैं कहूँ तो आज कोई टॉपिक शुरू नहीं होगा। आज टॉपिक के बारे में चर्चा होगी कि क्या क्या आपको पढ़ाया जाएगा। कल आपका टॉपिक नाउन शुरू होगा। डन? चलो, सो लेट्स लर्न। देखिए, सो इंट्रोडक्शन क्लास में अगर मैं बात कहूँ कि हमें इंग्लिश को कैसे प्रिपेयर करना है, सबसे पहली बात तो आपको ये समझनी होगी, सभी लोगों को, जो लोग भी यहाँ इंग्लिश में हैं, वैसे तो आप लोग इसीलिए ही हैं क्योंकि आपको इंग्लिश को भी जानना है, अदरवाइज क्यों ही क्लास लेंगे, है ना? तो 2 टाइप के स्टूडेंट यहाँ होंगे। एक वो कि चलो ठीक है यार, क्वालिफाइंग नेचर का है, आ जाए तो ठीक, ना आए तो भी कुछ दिक्कत नहीं है ना? एक ये।
एक स्टूडेंट और भी होगा, वो इस टाइप का स्टूडेंट होगा, वो कहेगा कि नहीं यार इंग्लिश सीख लेते हैं, सीखने में बुराई क्या है, ये तो कहीं ना कहीं काम ही आती है आज के टाइम पे, या आजकल सब कुछ इंग्लिश में चल रहा है तो हमें ये काम ही आएगी। तो वो सीखने के पर्पज से भी सीख रहा है, न केवल एग्जाम प्लस सीखने के पर्पज से भी। तो 2 टाइप से है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप ये वाला जो आपका माइंडसेट है, सबसे पहले इसको दूर रखेंगे कि मुझे केवल इंग्लिश इतनी तैयार करनी है कि मेरा एग्ज़ाम में क्वालीफाई हो जाए या नहीं हो जाए, ये वाला माइंडसेट छोड़ दीजिए। आपको अगर आपने अब यहाँ पैसे दे ही दिए और आपको एक मौका मिल ही रहा है पढ़ने का, तो आपको सबसे पहले माइंडसेट ये तैयार करना है कि हाँ, ठीक है, इंग्लिश मुझे डेली करनी है और मैं इंग्लिश को पूरा कंप्लीट करूँगा, जितना भी पढ़ाया जाएगा वो सारा मुझे कंप्लीट करना है। ना केवल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि मुझे अपनी भी इंग्लिश की जो वीक पॉइंट्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, या इंग्लिश को ही स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मुझे इंग्लिश को सीखना है। तो पहले अपने माइंडसेट को ये वो दीजिए कि आपको इंग्लिश सीखने के लिए पढ़नी है। सीखने के लिए पढ़नी है, ना कि क्वालीफाइंग या डिस्क्वालीफाइंग नेचर की वजह से। बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जनरल इंग्लिश नॉलेज सिर्फ इसलिए आपको पढ़नी है ना? जब आपका ये माइंडसेट हो जाएगा कि हाँ, मुझे इंग्लिश को पढ़ना है, मुझे इंग्लिश को जानना है, तो आपको इंग्लिश को सीखने में मजा आएगा। और अगर आप ये सोच के पढ़ेंगे कि नहीं यार ठीक है, पास ही तो होना है, तो आपकी जो अंदर सीखने की टेंडेंसी है वो आपके अंदर नहीं आ पाएगी, है ना? तो सबसे पहला माइंडसेट समझ में आ गया, क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए हमारा माइंडसेट क्लियर होना बहुत जरूरी है। हमारे माइंडसेट से मतलब होता है कि हमारा दिमाग क्या कह रहा है, और जैसा जैसा हम सोचते हैं कहीं ना कहीं वैसी चीजों को हम अट्रैक्ट भी करते हैं। तो अपना माइंडसेट और गोल दोनों ही आपको क्लियर रखना है। सेकेंड पॉइंट इज दैट कि आपको ये भी क्लियर करना है कि मेरे पास ये आखिरी मौका है, मुझे एग्जाम एनी हाउ क्लियर करना है, एनी हाउ क्लियर करना है। थर्ड पॉइंट इज दैट जो लोग इंग्लिश को या हिंदी को हल्के में ले रहे हों, क्वालिफाइंग नेचर का है, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि कोई भी क्वालिफाइंग नेचर को हल्के में ना ले, क्योंकि क्वालिफाइंग अगर बाई चांस 1 नंबर से रह जाता है तो पूरी मेहनत पे पानी फिर सकती है। इसलिए आपको ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। ये तो हो गई सारी की सारी बातें ध्यान रखने योग्य, है ना? ठीक है, ये तो हो गई सारी की सारी बातें ध्यान रखने योग्य कि आपका माइंडसेट, क्योंकि बिकॉज माइंडसेट इज एवरीथिंग, यू नो, माइंडसेट इज एवरीथिंग, माइंडसेट ही सब कुछ होता है। अगर आपने सोच लिया कि गाड़ी लेनी है, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप मेहनत करते करते गाड़ी ले लेंगे। तो माइंडसेट इज एवरीथिंग। सो फर्स्ट क्लियर योर गोल एंड क्लियर योर माइंडसेट, राइट? अब आते हैं इंग्लिश के ऊपर। जब भी बात आती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंग्लिश की, तो जनरल इंग्लिश पूछी जाती है, जनरल इंग्लिश पूछी जाती है। और यहाँ पे जो सेक्शन रहता है क्वालिफाइंग नेचर में, वो आपका ग्रामर का सेक्शन रहता है, वो भी जनरल ही रहता है। ऐसा नहीं है कि बहुत हाई लेवल आपको देंगे। क्वालिफाई करने के लिए हमें जनरल नॉलेज ही होनी चाहिए, यानी कि हमें एक बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए कि कहीं पे कुछ लिखा हुआ है तो वो थोड़ी सी लाइन तो समझ में आ जाए, या हमें कोई लेटर मिल गया तो वो हमें थोड़ा पढ़ के समझ में तो आ जाए। बस इतना सा पर्पज है इंग्लिश को क्वालिफाइंग नेचर रखने का, ठीक है? अब इंग्लिश में हम बात करते हैं ग्रामर की, तो ग्रामर को किस तरीके से हम पढ़ते हैं? ग्रामर को हम कई पार्ट में पढ़ते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रामर होती है। क्या होती है जी? सबसे पहला पार्ट होता है यहाँ पे फंक्शनल ग्रामर। ये जो फंक्शनल ग्रामर होती है, ये कंप्लीटली बनी होती है किससे? पार्ट्स ऑफ स्पीच से, ठीक है? फंक्शनल ग्रामर जो होती है कंप्लीटली किससे बनी होती है? पार्ट्स ऑफ स्पीच से। डू यू नो हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर? पेन का कलर डार्क कर लें, ओके फाइन।
सो सभी का आंसर आ चुका है 8, कुछ लोगों का 7, कुछ लोगों का 11। ठीक है, फाइन, नो इशू। तो कुछ लोगों ने कहा, बहुत सारे ऑप्शन दिए, तो राइट आंसर इज 8 कि इंग्लिश ग्रामर में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि हम ग्रामर को फंक्शनल ग्रामर के फॉर्म में भी पढ़ते हैं। फंक्शनल ग्रामर से मतलब क्या है, जरा इसको थोड़ा सा समझना, क्योंकि हमें अगर इसको पढ़ना है तो थोड़ा हमें इसको जानना पड़ेगा। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रामर क्या होता है? फंक्शन का मतलब क्या होता है? कार्य करना। ग्रामर मतलब व्याकरण। तो 8 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उनमें से एक है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ठीक है, ये आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन, एंड सेकंड वन इज प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। टीचिंग एग्जाम्स में कम पूछा जाता है, बट हाँ, टीचिंग एग्जाम्स में एक तरीका है पूछने का, इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच ही जानते हैं, मतलब ग्रामर ज्यादा नहीं आती है एडवर्ब के फॉर्म में, लेकिन हाँ कोई एक वर्ड दे सकते हैं, उसमें पूछ सकते हैं कि भाई ये दिया गया शब्द क्या है, तो मे बी इट्स एडवर्ब, ऐसा हो सकता है। वर्ब का काफी बड़ा रोल रहता है टीचिंग एग्जाम्स में, अगर हम देखें तो वर्ब और एडवर्ब दोनों, एडवर्ब ज्यादा नहीं होता बट हाँ वर्ब का बहुत बड़ा रोल रहता है, काफी इंपॉर्टेंट रहता है, और प्रेपोजिशन ज्यादा नहीं रहता, कंजंक्शन ये से इंपॉर्टेंट रहता है, इंटरजेक्शन ज्यादा नहीं रहता है। तो बेसिकली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए वर्ब रहता है, और नाउन, क्योंकि नाउन से शुरुआत होती है चीजों की, तो ये इनमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब फंक्शनल ग्रामर पे आते हैं कि इसको फंक्शनल ग्रामर क्यों कहते हैं। इसको फंक्शनल ग्रामर इसलिए कहते हैं, जैसे मैंने कहा, मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ और आप देखना कितना इसमें आपको चीजें समझ में आएंगी। मैंने कहा आई एम टीचिंग यू इंग्लिश ग्रामर। आई एम टीचिंग यू इंग्लिश ग्रामर, मैं आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रही हूँ। ठीक, मैम प्लीज क्लीन योर कैमरा, ब्लर स्क्रीन इज ब्लर। मेरी तरफ से क्लियर है डियर, एक सेकेंड, आई हैव टू चेक वंस। ऑल क्लियर? फाइन, क्लियर है ना? अभी क्लियर है? ठीक, डन, थैंक यू। तो ये जैसे मैंने लिखा आई एम टीचिंग यू इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। अब मैंने कहा फंक्शनल ग्रामर क्यों है। देखो आई यहाँ पे अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखा जाए तो आई का पार्ट्स ऑफ स्पीच है प्रोनाउन। एम का पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर देखा जाए तो ये एक बी वर्ब है, और अगर इसको देखा जाए तो ये आपकी मेन वर्ब है ना। अगर इसको अगेन देखा जाए तो ये आपका प्रोनाउन है, और अगर इस पूरे को देखा जाए तो ये आपका क्या है, नाउन है। ठीक है, ये क्या है आपका नाउन। अब फंक्शनल ग्रामर ये कहती है कि कौन सा वर्ड कहाँ यूज किया जाएगा और उसकी पोजीशन क्या होगी, ये होती है फंक्शनल ग्रामर। यानी कि आपने देखा कि नाउन, ये इंग्लिश ग्रामर नाउन है, हमने इसको यहाँ पे नहीं रखा, ये वर्ब है, हमने इसको यहाँ पे पुट नहीं किया, है ना। ये सब्जेक्ट है, इसको हमने यहाँ हेल्पिंग वर्ब के प्लेस पे पुट नहीं किया। क्यों? क्योंकि ग्रामर का एक फंक्शन होता है कि ए फंक्शन क्या होता है कि यहाँ पे हम सिंपल स्ट्रक्चर को सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में लेके चलेंगे। अब फंक्शनल ग्रामर में जो ये सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज होते हैं, सेम सब्जेक्ट के फॉर्म में भी कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज होते हैं। तो सब्जेक्ट के फॉर्म में पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से यूज होते हैं बताओ। सब्जेक्ट के फॉर्म में पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से यूज होते हैं, ये आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच है, फटाफट से आंसर करें।
सो प्रोनाउन यूज कर सकते हैं सब्जेक्ट के रूप में। ओके, सब्जेक्ट के रूप में हम कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज कर सकते हैं? आपके पास ये सारे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इनमें से कौन से यूज कर सकते हो आप? सो नाउन एंड प्रोनाउन, आपका आंसर आता है नाउन और प्रोनाउन। तो देखो, यही तो फंक्शनल ग्रामर है कि सब्जेक्ट के फॉर्म में हम नाउन या प्रोनाउन में से कोई एक ही यूज कर सकते हैं, तो हमने इसका ही यूज किया है, हमने वर्ब का यूज नहीं किया है। सेम हियर, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में भी हम क्या यूज कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट के फॉर्म में भी हम केवल नाउन और प्रोनाउन का ही यूज कर सकते हैं। सो वंस अगेन, ये ऑब्जेक्ट है और ये आपका प्रोनाउन यूज हो रहा है, और यहाँ पे क्या यूज हो रहा है? नाउन यूज हो रहा है। तो हर वर्ड का अपना एक फंक्शन होता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रामर कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक फेस बनाने का प्रयास कर रही हूं, और आप देख पा रहे होंगे है ना, मैंने एक फेस बनाने का थोड़ा सा ट्राई किया, थोड़ा सा तो दिख रहा है ना, है ना? ठीक है, अब देखो, ये लड़की जैसा फेस दिख रहा है, आप सभी को दिख रहा होगा, है ना? अब यहाँ पे अगर आप इस फेस को देखेंगे तो फंक्शन इसके भी क्लियर है कि आई का फंक्शन होता है। आई का फंक्शन क्या है? आई का फंक्शन, एक तो इसका काम क्या है? देखना। दूसरा, इसकी पोजीशन भी मैटर करती है। पोजीशन आप देख पा रहे होंगे, भौं के नीचे ही है, आईब्रो के नीचे है। ऐसा तो नहीं है कि आंख आपकी यहाँ पे नजर आ रही हो, ऐसा नहीं है ना, क्योंकि इसकी जो पोजीशन है वो फिक्स है। इसकी पोजीशन क्या है डियर? फिक्स है। उसी तरीके से नोज की भी जो पोजीशन है वो आपकी फिक्स है, और साथ ही साथ इसका काम देखना तो नहीं है, इसका काम क्या है? सूंघना है। उसी तरीके से ग्रामर में भी होता है कि ग्रामर में हर वर्ड, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उनकी पोजीशन प्लस उनका वर्क इन द सेंस उनका फंक्शन क्या है? वो बिल्कुल फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है। आप कान को नाक की जगह पे यूज नहीं कर सकते हो। उसी तरीके से आप प्रेपोजिशन को नाउन की जगह पे यूज नहीं कर सकते, या नाउन को प्रेपोजिशन की जगह पे यूज नहीं कर सकते, या कंजैक्शन को आप नाउन नहीं बना सकते। तो ये सारे वर्ड में पहले ये डिफरेंस समझिए कि आपको ये क्लियर होगी बातें कि जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उनकी दो खास बातें क्या होती हैं कि एक तो आपकी पोजीशन फिक्स होती है और दूसरा उनका कार्य। ये बात क्लियर हुई सबको कि जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जितने भी वर्ड होते हैं, उनका पोजीशन फिक्स होता है, और क्या फिक्स होता है? वर्क। अगर आपको पोजीशन पहचाननी आ गई, तो आप आराम से पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचान सकते हो बिना किसी सफिक्स और प्रीफिक्स की सहायता के। और अगर आपको कार्य समझ में आ गया कि इसके क्या क्या कार्य हैं और कहां कहां पे यूज किया जाता है, तो आप इस कार्य की सहायता से आप एरर कर सकते हैं क्लियर, आप फिल इन द ब्लैंक्स क्लियर कर सकते हैं, आप इंप्रूवमेंट बना सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप सेंटेंस को आराम से पहचान सकते हैं कि इस सेंटेंस में नाउन का कार्य तो ये था, लेकिन इसको यहाँ पे क्यों प्रयोग किया गया? इसका कार्य तो ये है ही नहीं, तो इसका मतलब यह गलती है। तो किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को याद करने के लिए हमारे पास दो बातें क्लियर होनी चाहिए, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड वर्क। अगर आपकी पोजीशन क्लियर नहीं है तो भी आपको दिक्कत आएगी इंग्लिश को समझने में। अगर आपका वर्क समझ में नहीं आ रहा आपको पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ स्पीच का, तो भी आपको दिक्कत आएगी ग्रामेटिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, चाहे वो आपके फिल इन द ब्लैंक फॉर्म में आ जाए, चाहे वो आपके एरर्स फॉर्म में आ जाए, चाहे वो आपके इंप्रूवमेंट फॉर्म में आ जाए। हमें किसी भी चीज पे, किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच पे हमें समझने के लिए इन दो पे काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गए काम। ओके, अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ और मैं आपको समझाती हूँ कि ये काम होता कैसे है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। आप मुझे बताना दोनों में से सही क्या है। बताओ इन दोनों में सही क्या है। आपको मैं ऐसे भी काम सिखा रही हूं, काम नहीं सॉरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आंसर आ रहे हैं मैक्सिमम 2, मैक्सिमम आंसर आ रहा है 2, और एक कुछ लोगों ने 1 भी आंसर कर दिया है।
तो ये कंप्लीटली इनकरेक्ट है और ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि होता है क्या, पोजीशन की बात आएगी अब यहाँ पे। यहाँ देखो कोई ग्रामर नहीं लग रही है, आप जरा ध्यान से देखो, क्या यहाँ पे कोई ग्रामर यूज हो रही है कि आपसे कोई टेंस पूछा जा रहा हो या कुछ ऐसा पूछा जा रहा हो? कुछ भी नहीं है यहाँ, कोई टेंस नहीं है, कोई वर्ब फॉर्म नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमें पहचानना आना चाहिए कि कौन सा वर्ड की पोजीशन क्या है। ये वर्ड है आपका नाउन। क्या है जी? नाउन। अब नाउन के पास, जैसे मैंने कहा ना कि भौए के पास जो पोजीशन है वो किसकी है? आंख की है। उसी तरीके से नाउन के पास जो पोजीशन में जो वर्ड आता है वो क्या आता है? वो आता है एडजेक्टिव। क्या आता है? एडजेक्टिव। अगर हम इंडिया का पार्ट्स ऑफ स्पीच देखें तो ये नाउन है, और नाउन के बगल में दूसरा नाउन नहीं आता। हमें दो नाउन के बीच रिलेशन बताना पड़ता है। अगर आप दो वर्ड्स के बीच रिलेशन नहीं बताओगे तो आप कभी भी सेंटेंस या कोई भी चीज मीनिंगफुल नहीं बना पाओगे। तो इंडिया प्लेयर भारत खिलाड़ी कहेंगे या भारतीय खिलाड़ी कहेंगे? हिंदी में भी फर्क देखिए। अगर आप इसकी हिंदी देखेंगे तो ये बनेगा भारत खिलाड़ी, और अगर आप इसको देखेंगे तो बनेगा भारतीय खिलाड़ी। अब आप हिंदी में बताइए कि इन दोनों में से कौन सा सही है, भारत खिलाड़ी या भारतीय खिलाड़ी? Katyani Kaushik ma'am, I have taken this course only because of you. Thank you, Katyani. And if you have any doubt, you can ask anytime. भारतीय खिलाड़ी, राइट। यहाँ आ गया भारतीय। अब आपने इसको क्यों चुना? क्योंकि भारत खिलाड़ी ये अगेन दोनों नाउन है। हिंदी में बोले तो संज्ञा। दो संज्ञा या दो शब्द को एक साथ नहीं लिख सकते बिना किसी रिलेशन को बताए। दो चीजों के बीच रिलेशन बताना पड़ेगा। रिलेशन बता के ही सेंटेंस बनता है। दो चीजों को मिला मिला के रिलेशन बता के सेंटेंस बनता है। जैसे मैंने कहा कि आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू। आई का रिलेशन किससे है? इससे है भाई, सब्जेक्ट है तो वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा। ये एक दूसरे से इनके बीच केस लगे हुए हैं कि वर्ब और सब्जेक्ट के बीच कौन सा केस लगता है? नॉमिनेटिव केस। वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच कौन सा केस लगता है? एक्यूजेटिव केस। उसी तरीके से दो वर्ड्स के बीच पॉजेसिव केस लगता है, दो नाउन्स के बीच। तो ये हो गया था रॉन्ग और ये हो गया था राइट। इंडियन प्लेयर, ये होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच की इंपॉर्टेंस, कि अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की पोजीशन पता है तो ही आप चीजों को सही कर सकते हैं। फाइन। अब मैंने जैसे एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे सी। अब मुझे बताना, क्योंकि मैं आज इंट्रोडक्शन क्लास है तो मैं अभी आपको केवल और केवल पार्ट्स ऑफ स्पीच की इंपॉर्टेंस शो करना चाह रही हूँ, नथिंग एल्स। तो आप मुझे बताना कौन सा सही है, ठीक है? बताइए। थैंक यू मिस कात्यानी। फर्स्ट ठीक है, अच्छा सेकंड ठीक नहीं है, क्यों? देखा, सेकंड ठीक नहीं है। अच्छा, कई बार क्या होता है ना कि ये यार पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है तो ये इसलिए गलत है, और ये पढ़ने में सही लग रहा है तो इसलिए सही है। कुछ लोगों का ये भी रीजन होता है, बट नो द रीजन जानना आपको बहुत जरूरी है। जानते हो, जब आप छोटे होंगे तो आप कुछ भी काम करते होंगे तो आप अपने घर वालों को, मम्मी पापा से बोलते क्यों करना है, क्यों मुझे पढ़ना है, ये क्यों ऐसा है। और अभी भी आप अगर यही जानेंगे क्यों ऐसा है तो आपको इंग्लिश सीखने में और मजा आएगा कि यार यहाँ एडजेक्टिव क्यों है, ये क्यों नहीं है। क्यों जानना बहुत जरूरी है। जिस दिन आप क्यों जानते रहेंगे उस दिन आप एक्सीलेंस की ओर बढ़ते रहेंगे, एक्सीलेंस की ओर। सो शी, फुल स्टॉप लगा दिया जी, मुकेश रंजन। शी लुक्स ब्यूटीफुल, वह कैसी दिखती है? सुंदर दिखती है। सी लुक्स ब्यूटीफुली। तो यहां से अगर आप देखेंगे लुक्स,
इसकी विशेषता बताई जा रही थी, इसकी विशेषता बताई जा रही थी, हाँ, इसकी विशेषता बताई जा रही थी, तो हमने क्या यूज किया, एडजेक्टिव का यूज किया, है ना। और जब जब आप प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं तो वर्ड क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। बस यही फर्क था कि एडवर्ब नहीं आया। जब जब आप प्रोनाउन की विशेषता बताएंगे तो वर्ड क्या आएगा, एडजेक्टिव, और जब जब आप विशेषता बताएंगे किसकी, वर्ब की, तो एडवर्ब आता है। अब मुझे दोबारा से बताना, सोच समझ के आंसर देना। मैंने आपको दो शब्द बोले हैं, पहला लाइन कि जब जब प्रोनाउन की विशेषता बताई जाएगी एडजेक्टिव आएगा, जब जब वर्ब की विशेषता बताई जाएगी तब एडवर्ब आएगा। क्लियर? बताओ दोनों में से कौन सा सही है? कुछ कह रहे हैं यहाँ पे, ओ माय गॉड, तो स्पीड में आंसर आ रहे हैं कि मुझे दिख भी नहीं रहे। सी लुक्ड ब्यूटीफुल नहीं होगा, सी लुक्स ब्यूटीफुल होगा, कुछ ऐसा कहना चाह रहे हैं। डियर लुक्ड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बताऊंगी। सेकंड सही है। अच्छा पहला वाला सही नहीं है। देखो आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं, जिसके लास्ट में FUL आता है उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होता है, और FUL के लास्ट में अगर LY लगा दिया जाएगा तो ये बन जाएगा आपका एडवर्ब। यानी कि ये वाला शब्द तो आपका एडवर्ब है और ये वाला जो शब्द है वो क्या है, आपका एडजेक्टिव है। अब हमें यहां सोचना है कि बात किसकी हो रही है। ध्यान से सुनना और समझना। शी वर्क्स केयरफुल, तो शी सावधान है या सी कार्य को सावधानी से करती है? वह सावधान है या वह कार्य को सावधानी से करती है? बताओ। वह लड़की सावधान है ये बताया जा रहा है कि वह कार्य सावधानी तरीके से करती है ये बताया जा रहा है। तो बात हो रही है, इस लड़की की विशेषता की बात हो ही नहीं रही है, बात हो रही कि वह कार्य कैसा करती है। कार्य कैसा करती है? केयरफुली, ध्यानपूर्वक। वह सावधान है ऐसा नहीं है, हाँ वह सावधान है ये भी लिख सकते हैं, पर इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका बदल जाएगा। शी इज केयरफुल कहेंगे। अब हम इसको सी इज केयरफुली नहीं कह सकते, शी इज केयरफुली नहीं कह सकते, क्योंकि अब यहाँ पे ये वर्ब की विशेषता नहीं बताई जा रही। वह कैसी है? वह सावधान है, वह सावधान है। और वह कार्य कैसा करती है? सावधानी पूर्वक करती है। तो जब आप वर्ब की विशेषता बताते हैं तो वर्ड क्या आता है? एडवर्ब। जब आप प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं तो वर्ड क्या यूज होता है? एडजेक्टिव। ये बात क्लियर हुई सभी को? ये बात क्लियर हुई सभी को? तो आपको यहां से पॉइंट क्लियर हो रहा है कि भाई इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है। पार्ट्स ऑफ स्पीच जब तक आपको क्लियर नहीं होगा तब तक आप फिल इन द ब्लैंक्स नहीं कर सकते, और यही बेसिक जानना आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ से हम कुछ चीजें जान लेते हैं, है ना, कुछ चीजें और भी जान लेते हैं। जैसे कि मैं बात करती हूँ सबसे पहले नाउन के बारे में। थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन के रूप में आपको थोड़ा सा ब्रीफ में यहां से समझा देती हूँ कि हम क्या क्या पढ़ेंगे, राइट। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहला वर्ड आता है हमारा नाउन। नाउन क्या करता है? जल्दी से बताओ, फास्ट बताना। नाउन का काम क्या होता है? जल्दी बताओ। आप सभी से बातें पक्का होंगी बट लास्ट के 10 मिनट में, राइट। पैन कलर, अरे यार पैन कलर नहीं दिख रहा, शिट, एक सेकेंड, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। सो सैड, एक पैन कलर जब दिख ही नहीं रहा है। 1 मिनट रुक जाओ, अब दिख जाएगा। अब बताओ। कुछ लोग कह रहे हैं पर्सन, प्लेस और थिंग, कुछ लोग कह रहे हैं नेमिंग वर्ड, कुछ लोग कह रहे हैं ओके फाइन। सो आप लोगों ने बता दिया कि नाउन क्या होता है। सो नाउन क्या होता है मैं आपको एक शब्द में बताऊं, कम शब्द में बताऊं। नाउन केवल और केवल ऐसा शब्द है जो केवल नाम बताता है, सिर्फ नाम। जरा सोचो दोबारा से।
एंड वॉट एवर इज एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड इज कॉल्ड नाउन. जो कुछ भी संसार में अस्तित्व में है वो सभी नाउन है. आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं वो सब नाउन है. अगर किसी पर डाउट है यू कैन आस्क मी. सेकेंड, प्रोनाउन. व्हाट इज प्रोनाउन? फटाफट से कमेंट करो. व्हाट इज प्रोनाउन? व्हाट इज प्रोनाउन? वेल डन. प्रोनाउन क्या होता है? नाउन का ही एडवांस वर्जन होता है एंड इसका यूज आप इंस्टीड ऑफ अ नाउन, जिसका प्रयोग आप नाउन के स्थान पे कर सको, वो क्या होता है? यस, वेल डन. थर्ड वन, व्हाट इज एडजेक्टिव? एडजेक्टिव क्या होती है? जल्दी से बताएं. व्हाट इज एडजेक्टिव? What is adjective? Well done, Ravi. Fine. Okay. Qualifying a noun or pronoun. अच्छा, अगर मैं ये कह दूं कि add the meaning of noun, add the meaning of noun और pronoun. एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन में एक और अर्थ जोड़ने का कार्य करता है. क्योंकि और कोई ऐसा शब्द नहीं है जो नाउन और प्रोनाउन में एक और बात जोड़ दे. जो एक और बात जोड़ेगा वही एडजेक्टिव कहलाएगा, है ना. प्रोनाउन का लिखा है इंस्टीड ऑफ अ नाउन, ये ना. फोर्थ पॉइंट, एडवर्ब. व्हाट इज एडवर्ब? जल्दी बताओ. What is adverb? Quality of verb, qualifying verb, add meaning to the verb. ना, add meaning to the verb नहीं होगा. Qualifying word of a verb, right? Quality of verb. Verb की विशेषता. विशेषता एक बात ध्यान रखिएगा, विशेषता जो बताई जाती है वो आपके नाउन और प्रोनाउन की बताई जाती है ना. और हाँ, यस. और जब आपके वर्ब और इनको क्या किया जाता है, इनकी भी जब विशेषता बताई जाती है नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर दूसरे शब्दों की, उस जगह पर एडवर्ब यूज होता है ना. तो यस, हम यहाँ कह सकते हैं कि ऐसा वर्ड जो क्या करे, क्वालिफाइंग, विच क्वालिफाइज वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव. एक ऐसा शब्द जो खुद नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर मोस्टली सबकी विशेषता बता दे, वो एडवर्ब होता है. वर्ब की भी विशेषता बता सकता है, एडवर्ब की भी विशेषता बता सकता है, एडजेक्टिव की भी विशेषता बता सकता है. तो ऐसा शब्द क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है. फिफ्थ पॉइंट, वर्ब. व्हाट इज वर्ब? अविनाश, वेरी स्लोली. ओके, नाइस, वेल डन अविनाश. मीना ने कहा एक्शन वर्ड. फाइन, डूइंग एक्शन. ओके ओके. हाँ, सो वर्ब क्या होता है? वर्ब इज एन एक्शन. वर्ब क्या है? वर्ब इज एन एक्शन. वर्ब एक क्या है? कार्य है. वर्ब क्या है? एक कार्य है जो बताता है कि आपने किस तरीके से किया. आपने प्रेजेंट टाइम में किया, आपने पास्ट टाइम में किया, आपका कार्य कैसा रहा, कॉन्टिन्यूअस रहा, परफेक्ट रहा. वर्ब के बहुत सारे तरीके होते हैं, बट नॉर्मली हम ये कह सकते हैं एक शब्द में कि वर्ब क्या है? कार्य. जो भी कार्य किया जाता है, जिस तरीके से कार्य किया जाता है, वही बताना क्या कहलाता है? क्रिया. यस, स्टेट ऑफ बीइंग. वेल डन रोशन. अब चलते हैं सिक्स्थ पॉइंट पे, एंड सिक्स्थ पॉइंट इज व्हाट? यहाँ पे आ जाती है हमारी प्रेपोजिशन. बताओ, व्हाट इज प्रेपोजिशन? एमडी नसीर हुसैन, ले लिया आपका नाम.
जिसके एंड में ना लगा हो। वेल डन चंदन। एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। एक्चुअली दोनों होते हैं डियर पूजा, एक्शन वर्ब भी होती हैं, नॉन एक्शन वर्ब भी होती हैं, इसीलिए हमने एक सिंपल वर्ड यूज किया एक्शन, है ना, जो पोजीशन बताता हो। लेकिन किसकी? कैश, किसकी? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो आपको एग्जैक्ट पोजीशन बताता है, या क्या करता है, एग्जैक्ट लोकेशन बताता है, हाँ, किसी भी पर्टिकुलर वर्ड की नाउन या प्रोनाउन के साथ। प्रेपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो अन्य शब्द नाउन या प्रोनाउन के साथ मिलकर एक वर्ड की एग्जैक्ट लोकेशन या पोजीशन को बताने का कार्य करता है। यस। सेवेंथ, कंजैक्शन। व्हाट इज कंजैक्शन? व्हाट इज कंजैक्शन? फटाफट से बताएं। क्या बात है चंदन जी, बहुत बढ़िया। मीना जी, निखत, संध्या, नीतू, वेरी गुड। सो कंजैक्शन इज अ वर्ड विच जॉइंस। जो कंजैक्शन एक ऐसा शब्द है जो जोड़ने का कार्य करता है। किसको जोड़ सकता है? टू वर्ड्स को, टू फ्रेज को, टू सेंटेंसेस को, है ना, विच जॉइंस। तो ये क्या करता है? विच जॉइंस टू वर्ड्स, फ्रेज, क्लॉजेस, सेंटेंसेस, है ना, इनको जोड़ने का जो कार्य करता है वही क्या कहलाता है? कंजैक्शन। एंड व्हाट इज इंटरजेक्शन? आता नहीं है वैसे एग्जाम में ये। वेल डन एवरीवन। सुप्रिया कह रही है दुख खुशी को जाहिर करता है, कंजैक्शन। अच्छा अच्छा, इंटरजेक्शन है जो दुख और खुशी को, ओ माय गॉड सॉरी, हाँ वेल डन। इंटरजेक्शन वो होता है जो आपकी विच एक्सप्रेस द फीलिंग, विच एक्सप्रेसेस द फीलिंग्स, जो आपके फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर दे। अब वो किसी भी टाइप की हो सकती है, आपको खुशी हो सकता है, आपको दुख हो सकता है, आपको सदमा भी लग सकता है, और आपको एकदम से आश्चर्य भी हो सकता है। वो किसी भी प्रकार की फीलिंग्स हो सकती हैं, उसको डिस्क्राइब करने के लिए इंटरजेक्शन का यूज किया जाता है। नाइस। तो ये हो गए आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये कुछ टर्म्स थे जो आपने बहुत अच्छे से साथ में कंटिन्यू किए। अब कुछ टर्म्स और जानते हैं। चलो यहां से जानते हैं व्हाट इज वर्ड। कुछ टर्मिनोलॉजी चल रही है यहां से, ध्यान रखना। वर्ड क्या होता है? व्हाट इज वर्ड? कुछ टर्म्स हम यहां से पढ़ेंगे और कल हम प्रॉपर टॉपिक पढ़ेंगे। मैम ये बता दीजिए एग्जाम में कौन आता है? बस क्वेश्चन आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता। अखिलेश जी। एड ऑफ, collection of letters, group of letters, group of meaningful letters. Nice, well done. So word क्या होता है? word होता है group of letters. ग्रुप ऑफ लेटर्स नहीं, इतना नहीं होता, इससे आगे भी होता है। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव्स मीनिंगफुल सेंस। शब्द वह अक्षरों का समूह है जो एक सही अर्थ बताता है। यहाँ मीनिंगफुल सेंस से मतलब है कि ऐसा अर्थ जो रीडर, लिसनर, राइटर, स्पीकर चारों लोगों को समझ में आना चाहिए। किसी भी ग्रुप ऑफ लेटर्स को हम वर्ड तब तक नहीं कह सकते जब तक उसका एक सही मायने में अर्थ ना निकले। भाषा का मतलब होता है कम्युनिकेट करना एक दूसरे की, मतलब भाषा का मतलब होता है कि भाषा का मतलब ये होता है कि अगर मैंने कुछ भी बोला तो इसको भी वो सारे शब्द पता होने चाहिए। अगर मुझे हिंदी आती है और अगर इसको भी हिंदी आती है, मैंने कहा कि मेरा नाम दीप्ति है, तो ये समझ जाएगा भाई। अगर मुझे हिंदी आती है और अगर इसको स्पेनिश आती है और मैं इससे कहूं मेरा नाम दीप्ति है,
इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि हमारा भाषा का क्या नहीं हो पा रहा है, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। भाषा का कम्युनिकेशन तभी होगा जो सेट ऑफ लैंग्वेजेस है या जो भी हमारे सेट ऑफ वर्ड्स है, वो सारे सेट ऑफ वर्ड्स अगले व्यक्ति को भी पता होने चाहिए, तभी भाषा का क्या हो सकता है, भाषा समझ में आ सकती है। जब तक इसको मेरी भाषा के शब्द नहीं पता होंगे तब तक हम किसी भी भाषा को कम्युनिकेट नहीं कर सकते। और यही रीजन होता है इंग्लिश में कि हमें हिंदी आती है और हमें इंग्लिश थोड़ी थोड़ी आती है, तो थोड़ी थोड़ी तो हम समझ जाते हैं, लेकिन जब कोई ज्यादा ही फड़फड़ फड़े इंग्लिश बोलता है तो हमारी समझ से बाहर हो जाता है। तो हमें क्यों नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि हमें जितने शब्द इसको याद हैं इंग्लिश भाषा के, उतने शब्द हमें याद नहीं है इंग्लिश भाषा के। जितनी भाषा के शब्द इसको पता है उतने शब्द हमको नहीं पता है। अगर हमें पता होता तो समझ में आता। जैसे हिंदी के सारे शब्द हमें पता है तो हमें कम्युनिकेट करने में कोई भी दिक्कत नहीं आती। तो किसी भी शब्द को शब्द कब कहेंगे, किसी भी भाषा को भाषा भी तभी कह सकते हैं जब वो आपको क्या आ रही है, समझ में आ रही है ना। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिख दिया, जैसे मैंने वर्ड को ही लिख देती हूँ, मैंने लिख दिया यहाँ पे WRDO। अब मैं कहूं कि बताओ इसका अर्थ क्या है, अब मैं आपसे कहूं कि बताओ भैया इसका अर्थ क्या है, हाँ, या मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया DEKLM ऐसे लिख दिया। देखा जाए तो ये भी ग्रुप ऑफ लेटर्स है ना, ऐसा तो नहीं कहेंगे कि यहाँ पे ग्रुप ऑफ लेटर्स नहीं है। लेकिन क्या ये आपको समझ में आ पा रहा है, क्या ये रीडर को, लिसनर को, राइटर को, स्पीकर को समझ में आएगा, नहीं आएगा। तो जब ये आ ही नहीं रहा है तो इसको हम शब्द क्यों कहेंगे, है ना। तो शब्द क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स डेफिनेटली होता है, लेकिन ऐसा होना चाहिए जो सभी को समझ में आ जाए। क्लियर है ये बात, है ना। हाँ जी, वही होता है वर्ड। अब बताओ व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है, जल्दी से बताओ। थैंक यू नासिर जी। मैम योर वे ऑफ टीचिंग इज वेरी इंप्रेसिव। मैम मेरा नाम नहीं शो करता, बबीता दिख रहा है आपका नाम। ग्रुप ऑफ लेटर्स, वेरी गुड नीरज, वेल डन एवरीवन। कलेक्शन ऑफ वर्ड या वर्ड्स, नीरज, है ना। बहुत दुविधा है इंग्लिश में, एस का चक्कर है। जैसे मैथ में नहीं होता माइनस का चक्कर, माइनस के चक्कर में पूरा इक्वेशन गड़बड़ा जाता है। माइनस इतना बड़ा धोखेबाज है कि आपके जब भी क्वेश्चन गलत होंगे मैथ्स में देखना माइनस की वजह से होते हैं और इंग्लिश में इस एस की वजह से होते हैं ये एस का बहुत बड़ा चक्कर है इंग्लिश में, क्योंकि वर्ब में भी यूज होता है, नाउन में भी यूज होता है। ठीक है। सो सेंटेंस क्या होता है, अगेन सेम ही डेफिनेशन बनेगी, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which are systematically arranged, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच आर सिस्टमेटिकली अरेंज्ड and gives meaningful sense is called sentence. Sentence क्या होता है, शब्दों का समूह जो ग्रामेटिकली या फिर एक सही सिस्टम के तहत क्या हो, अरेंज किया गया हो, बांधा गया हो, उसको जोड़ा गया हो और फिर एक सही मायने में अर्थ दे, तो ही वो क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा। ये ऐसा हमने क्यों लिखा है, सिस्टमेटिकली अरेंज्ड। अगर हम सिस्टम में अरेंज नहीं करेंगे तो सेंटेंस नहीं रह जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं, बताना इनमें से कौन सा सही सेंटेंस है और कौन सा नहीं है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया अब जरा देखो, ये हमारे पास कई सारे शब्द हैं। अब हम कह रहे हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज नोन एज सेंटेंस। क्या इसको हम सेंटेंस कहेंगे? And this is the systematically arrangement of words. Are you going to Delhi? Are you going to Delhi? क्या आप दिल्ली जा रहे हो?
तो आपने देखा सिस्टमेटिकली अरेंज है। सिस्टमेटिकली से मतलब है कि ग्रामेटिकली बिल्कुल सही। जैसे ये स्ट्रक्चर है इंटरोगेटिव का, इसका रूल कहता है कि पहले हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, उसके बाद हमें सब्जेक्ट चाहिए, उसके बाद हमें मेन वर्ब चाहिए, देन हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो ये एक सही रूल के साथ, सिस्टम के साथ अटैच्ड है, तो ये वाला क्या है आपका बिल्कुल सही सेंटेंस है। दूसरा, जब आप इसको बोलोगे तो लिसनर, रीडर, राइटर, स्पीकर सबको समझ में आएगा कि आपने क्या कहा, कि आर यू गोइंग टू दिल्ली, कि क्या आप दिल्ली जा रहे हो, तो ये सबको समझ में आ रहा है। लेकिन जब आप इसको बोलेंगे इज यू दिल्ली कमिंग आर, तो किसी को भाई क्या बोलना चाह रहा है, ठीक तरीके से तो बोल दे, ये क्या तोड़ मरोड़ के बोल रहा है, हाँ ठीक से तो बोल। तो ये गोलमाल वाला सीन हो रहा है ना, आ ऊ ई ए। तो ये सिस्टमेटिकली अरेंज नहीं है, ये सिस्टमेटिकली अरेंज है। तो ये क्या बन गया आपका, सेंटेंस बन गया। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारे पास फ्रेज। व्हाट इज फ्रेज? फ्रेज क्या होता है? देखो ये सारे वर्ड यूज होने वाले हैं हमारी इंग्लिश में। कभी मैं आपसे फ्रेज बोलूंगी, कभी मैं क्लॉज बोल रही होंगी, कभी मैं सेंटेंस बोल रही होंगी। तो जब जब मैं ये शब्द बोलूं आपको समझ में आए, इसीलिए इन शब्दों को पहले ही डेफिनेशन के द्वारा समझा दिया जा रहा है। फाइन। फ्रेज, फ्रेज क्या होता है? मुहावरा। तो इडियम्स क्या होता है? कहावत। प्रोवर्ब क्या होता है? लोकोक्ति। बड़ी दुविधा है। चलो अच्छा, इसके अलावा भी मुहावरे, लोकोक्ति के अलावा भी कोई और भी किसी प्रकार का फ्रेज पाया जाता है इंग्लिश में? कोई फ्रेज अगर आपके दिमाग में आ रहा हो? आ रहा है, अमन के दिमाग में आ गया है। सेंटेंस ऑन अ टॉपिक, अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, पुट ऑफ, टिट फॉर टैट, ये फ्रेज है। मैम योर वॉइस अनामिका जैन अम्बेर की तरह। अब ये कौन है यार? फाइन, चलो आंसर आना शुरू हो गया है। सो फ्रेज क्या होता है? देखो जब हम सेंटेंस बनाते हैं ना, तो एक बात तो क्लियर होती है कि देखो आप सब्जेक्ट भी यूज कर रहे होते हो, वर्ब भी यूज कर रहे होते हो, कई बार ऑब्जेक्ट आ जाता है, डायरेक्ट नाउन। कई बार देखा होगा आपने कि आपको अगर एक्स्ट्रा जानकारी देनी है, अब कुछ और एक्स्ट्रा बताना है, तो आप कुछ चीजें और ऐड करते हो, जिसमें आप प्रेपोजिशन यूज करते हो, फिर कुछ देखते हो शब्द और यूज करते हो, फिर वो यहाँ पे अटैच हो जाता है। फर्दर जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी, आप फ्रेज की सहायता से ही इन्फॉर्मेशन देते हैं सेंटेंस में, फ्रेज की सहायता से ही देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा शी गोज, ठीक है, मैंने इतना कहा, अब ये अधूरा है। शी गोज कहाँ जाती है, अधूरा है। अब मैंने कहा फॉर अ वॉक, ये देखो फॉर अ वॉक, ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में है, ये वाला है फ्रेज। ये क्या है आपका, फ्रेज है। तो फ्रेज क्या होता है? फ्रेज होता है a group of words which does not give complete sense, which does not give complete sense। फ्रेज एक ऐसे शब्दों का समूह है जो पूर्ण अर्थ नहीं देता, लेकिन अगर सेंटेंस में यूज कर लिया जाए तो संपूर्ण अर्थ देता है। अगर हम इसको सिर्फ इतना बोलें कि फॉर अ वॉक, तो ये किसी भी बात का पूरा अर्थ नहीं देगा। कि टहलने के लिए, अगर आप किसी से इतना कहते रहोगे टहलने के लिए, टहलने के लिए, तो बोला भाई आगे पीछे तो बोल, कहना क्या चाह रहा है, टहलने के लिए क्या मतलब, क्या कहना है ना? तो ये अधूरा है। अब यहां से मैंने इसको इसमें अटैच कर दिया क्या, सब्जेक्ट एंड वर्ब। देख पा रहे हो, यही स्ट्रक्चर आ रहा है, सब्जेक्ट एंड वर्ब। शी गोज फॉर अ वॉक, वह टहलने के लिए जाती है। तो अर्थ क्या हो गया, पूरा हो गया। तो ये जो फ्रेज होते हैं, अब जैसे यहाँ पे हमने देखा कि ये जो फ्रेज है हमने किसकी सहायता से बनाया है, प्रेपोजिशन। फॉर यहाँ पे क्या है, प्रेपोजिशन है। इसके बाद हमारे पास एक वर्ड और है और दूसरा वर्ड और है। ध्यान रखना, जब भी आपको प्रेपोजिशन के बाद एक से ज्यादा शब्द मिल जाए तो वो फ्रेज बन जाता है। क्या बन जाता है, फ्रेज। और उसको हम कहीं ना कहीं प्रेपोजिशनल फ्रेज भी कह सकते हैं, कि फॉर अ वॉक।
अब देखो ध्यान से, मैं एक सेंटेंस यहाँ लिखती हूँ, अब बताना उसमें फ्रेज कौन सा है। आई एम, बताओ, आप बता सकते हैं यहाँ पे कोई फ्रेज है? देखो दोनों में फर्क क्या है ना? है ना, प्रेपोजिशन लगा हुआ है तो फ्रेज क्यों नहीं बनेगा? देखो मैंने कहा ना, प्रेपोजिशन की सहायता से ही तो आप बनाओगे। तो यहाँ पे टू लगा हुआ है, ये दहली लगा हुआ है, तो ये पूरा क्या है? ये फ्रेज ही तो है, एक से ज्यादा शब्द है ना? तो ये क्या हो गया? आपका फ्रेज है। ठीक है, यहां देखोगे ये आपका सब्जेक्ट है और ये हिस्सा क्या है? आपका वर्ब। यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये हिस्सा वर्ब है। ठीक है, ये पूरा हिस्सा वर्ब है। क्या आप इसको फ्रेज कहेंगे? ये फ्रेज नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं है, यहाँ पे केवल एक मूवी है। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ और ये बन रहा है जी, क्या ये बनता है? ऑब्जेक्ट। क्योंकि नाउन जो होता है जनरली डिटरमाइनर के साथ जब यूज किया जाता है तो ऑब्जेक्ट बनता है, और जब प्रेपोजिशन के साथ कोई भी वर्ड आता है तो वो क्या जुड़ जाता है? फ्रेज कहलाता है। क्योंकि फ्रेज से हम बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हैं कि आई एम गोइंग टू दिल्ली। क्यों जा रहे हो भाई? आप यहाँ पे कारण दे दो कि आई एम गोइंग टू दिल्ली टू अटेंड माई ब्रदर्स मैरिज। तो मैंने यहाँ पे वापस से लिख दिया आई एम गोइंग टू दिल्ली टू अटेंड। तो देखो एक और फ्रेज ऐड हो गया, टू अटेंड। फिर मैंने यहाँ पे एक और लिया, माई ब्रदर्स मैरिज। तो फ्रेज ये होता है। क्लियर हो गया सबको? फ्रेज क्या होता है? फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो अकेला तो कुछ ज्यादा अर्थ नहीं देता, लेकिन सेंटेंस पे यदि जुड़ जाए तो वो क्या देता है? पूर्ण अर्थ देता है। ये बात क्लियर है सभी को? फ्रेज समझ में आ गया? क्लॉज, क्लॉज क्या होता है? बस एक क्लॉज पे बात करेंगे और इसको क्लास को यहीं ओवर करेंगे और कल हम क्लास शुरू करेंगे नाउन की। प्रेपोजिशन क्या होता है डियर दिलीप कुमार? प्रेपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन के साथ जुड़कर अन्य शब्द के साथ, अदर वर्ड के साथ एक एग्जैक्ट लोकेशन या एक एग्जैक्ट पोजीशन बताने का कार्य करता है। क्लॉज, पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। अब सही कहा एमडी आपने। क्लॉज क्या होता है? ये होता है पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस का एक हिस्सा होता है। ये दो तरीके के होते हैं पार्ट सेंटेंस के, एक होता है आपका डिपेंडेंट और एक होता है आपका इंडिपेंडेंट। यानी कि तभी बन जाते हैं आपके दो क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज। जनरली क्लॉज जो होते हैं, कहीं ना कहीं इनका यूज, आप क्लॉज जब प्रयोग किए जाते हैं तो कहीं ना कहीं इनके लिए हमें कुछ वर्ड यूज करने होते हैं। जैसे कई बार आपको कंजक्शन मिल सकता है, हु मिल सकता है, विच मिल सकता है, हु मिल सकता है। आप इन किसी भी वर्ड की सहायता से क्लॉज को अटैच कर सकते हैं, या दैट की सहायता से आप क्लॉज को अटैच कर सकते हैं। इसमें एक इंडिपेंडेंट रहता है और एक डिपेंडेंट रहता है। इंडिपेंडेंट मतलब होता है क्या? अनाश्रित, और डिपेंडेंट मतलब क्या होता है? आश्रित। तो आपने पढ़ा भी होगा हिंदी में आश्रित वाक्य और अनाश्रित वाक्य। तो जब दोनों मिल जाएगा तो उसमें कंजक्शन का यूज हो रहा होगा और दो वाक्यों को जोड़ा गया होगा। तो जो कंजक्शन की सहायता से जो हिस्सा अटैच रहता है वो बन जाता है क्लॉज, वाक्य का एक खंड। दूसरा भी बचा हो गया खंड, तो वाक्य के कितने खंड हो गए? दो खंड। तो वो जो खंड होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? क्लॉज कहते हैं। क्लियर है? वो जो हिस्से होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? क्लॉज कहते हैं। चलो एक एग्जांपल और देख लो।
मैंने लिखा शी इज द सेम गर्ल दैट आई मैट इन कॉलेज। यह वही लड़की है जिससे मैं कॉलेज में मिला था। यह वही लड़की है जिससे मैं कॉलेज में मिला था। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो सी इज द सेम गर्ल, एक ये हिस्सा है, दैट आई मैट इन कॉलेज एक ये हिस्सा है। तो ये वाला भी क्या है आपका, ये भी क्लॉज है, और ये वाला जो हिस्सा है ये भी क्या है आपका, क्लॉज है। तो क्लॉज क्या होता है, वाक्य का खंड होता है जिसमें एक वाक्य आश्रित और एक वाक्य अनाश्रित हो सकता है, दोनों अनाश्रित हो सकता है दोनों आश्रित हो, लेकिन वाक्य के जो अलग अलग हिस्से होते हैं जब बीच में आप उसमें कंजक्शन का यूज करते हो तो वो बन जाता है आपका क्लॉज। फ्रेज विदाउट प्रेपोजिशन नहीं होगा क्या? नहीं होगा। चलो तो आज की क्लास को यहीं ओवर करें। तो ये पॉइंट क्लियर है, कल हम नाउन को पढ़ेंगे। थैंक यू काजल जी, योर वॉइस इज वेरी नाइस। नींद नहीं आई मुझे। मधु, फ्रेज विदाउट प्रेपोजिशन नहीं होगा क्या? नो, इट वॉज अ गुड क्लास, थैंक यू। सो उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। कल हम 10 बजे वापस से पढ़ेंगे। और हाँ, इस बार ध्यान रखना, इस बार आपको पेन कॉपी लेके बैठना है। हालांकि मैं ये लिखा हुआ भेज दूंगी आपको, है ना, और कल से मैं आपको प्रॉपर ये सारी चीजें भेजूंगी। और आज तो भी कमेंट बॉक्स में नहीं भेज रही हूँ। फ्रेज को पहचानते कैसे हैं पूनम जी? बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। फ्रेज को कैसे पहचानते हैं, क्लॉज को कैसे पहचानेंगे, नाउन को कैसे पहचानेंगे, वर्ब को कैसे पहचानेंगे, सारी चीजें आपको कराई जाएंगी डिटेल में। ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास है। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है कि मैंने अभी आपको कुछ शब्दों का परिचय कराया है और सिर्फ आपको उनके बारे में थोड़ी थोड़ी सी जानकारी दे दी है कि होता है क्या। जैसे दीप्ति मैम है इंग्लिश पढ़ाती हैं, प्रियंका मैम है हिंदी पढ़ाती हैं। अब उनके क्या फीचर्स हैं वो तो आप क्लास लेने पे ही पता कर पाओगे, है ना। उसी तरीके से नाउन क्या होता है वो बता दिया, प्रोनाउन क्या होता है, वर्ब क्या होती है, सिंपली बस एक लाइन में बताया है। चैप्टर कंप्लीट नहीं हुए हैं, सारी चीजें डिटेल में जाने वाली है। रीजन इसका एक और भी है कि क्योंकि ये टीचिंग एग्जाम्स की क्लास है और यहाँ पे आपको डेप्थ ऑफ बेसिक का डेप्थ पढ़ाया जाएगा। यहाँ आपको ऐसा नहीं ऊपर ऊपर से अरे इतना तो इनको आता होगा, नो, आई वॉन्ट टू टीच यू बेसिक आपको पढ़ाना है ताकि आपका बहुत छोटे से छोटा पॉइंट, माइनर से माइनर पॉइंट भी आपको क्लियर हो जाए। अगर आपका बेसिक क्लियर होता है तो यकीन मानिए आप एडवांस इंग्लिश को इतनी इजीली सीख जाओगे पता नहीं चलेगा। अगर मैं शुरू में ही आपसे कहूँ कि 1000 सीढ़ी चढ़ जाओ तो आप पहले ही डर जाओ, भाई 1000 सीढ़ियां हैं कैसे जाऊंगा भैया, मुझसे नहीं होगा। लेकिन मैं आपसे कहूँ अरे नहीं चलो थोड़ा ही दूर तो है, थोड़ा ही है, थोड़ा 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 पहुंच जाएंगे 1000 तक। तो मैं एकदम हार्ड नहीं बनाती, मैं आपको सिंपल सिंपल स्टेप के थ्रू इजी वे में इंग्लिश को क्लियर करेंगे और अच्छे लेवल तक सीखेंगे। नॉट ओनली बेसिक बट ऑल्सो एडवांस लेवल ऑफ इंग्लिश, ठीक है। बट दिक्कत ये आती है, एक छोटी सी पॉइंट और मैं कहना चाहूंगी कि जब हम बेसिक सीख रहे होते हैं, कुछ लोगों का बेसिक क्लियर होता है और उस बीच उनको ऐसा लगता है कि यार इतना 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 लो क्यों पढ़ाया जा रहा है। पर मैं आपसे फिर से यही कहना चाहूंगी कि आप जब भी पढ़ें आप ये सोच के पढ़ें कि मुझे नया सीखने को मिलेगा, क्या पता मुझे आज क्या नया सीखने को मिल जाए। सीखने के पर्पज से बैठिए, डेफिनेटली सीख के ही जाएंगे और एग्जाम में 101% सारे क्वेश्चन आप सही करके आएंगे। बस आपको पढ़ना है, आज का जो पढ़ाया है उसको आज ही रिवाइज करना है और कल से आपको सही स्केड्यूल के साथ पढ़ाई करनी है, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग मी, बाय बाय, टेक केयर। आप सभी से शाम को 7 बजे पे मुलाकात होने वाली है यूट्यूब पर, जहां पर एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे और आज की क्लास को मैं यहीं ओवर कर रही हूँ, ठीक है। सो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। आप उम्मीद करती हूँ सेशन समझ में आया होगा और लास्ट में आपसे टीचर का रिव्यू, टीचर का कंटेंट, टीचर व्हाटएवर 4 पॉइंट्स होते हैं तो आप उनमें आई नीड कि आप 5 स्टार दें, बाकी चॉइस आपकी है। थैंक यू, टेक केयर, थैंक्स एवरीवन। और आपका दिल से सभी का बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि आपके इतने सारे कमेंट आ रहे हैं, सबके कमेंट्स में पढ़ नहीं पा रही हूँ बट हाँ सबने बहुत अच्छा लिखा है, थैंक यू दिल से। शाम को 7 बजे मिलते हैं, सभी लोग प्लीज आइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।
लास्ट बोलिए।